डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिटी का जो अभी टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर 3, 150 प्रश्नों का। उस पे उसके उत्तर पर और उसमें जो शामिल संकल्पनाएं हैं उस पर मैं बात कर दे रहा हूं आपके लिए, और उससे आपको दो लाभ होंगे। एक लाभ तो यह होगा कि आपने आंसर हालांकि मिलाया होगा, लेकिन वो आंसर क्यों रखा गया है उसकी समझ होगी, और दूसरा कि उसमें जो संकल्पनाएं अंतर्निहित हैं उनकी समझ भी हो जाएगी, ताकि हम भविष्य में जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, तो उन संकल्पनाओं की समझ अगर है तो फिर आप नए तरीके के प्रश्नों को भी आसानी से हल कर पाएंगे। एक एक करके प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि संविधान में निम्न में से किस भाग में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की संकल्पना शामिल है? हम ये जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के कई स्वरूप भारत में विद्यमान हैं। जैसे इसको कहा जाता है कि भारत में एक लोकतंत्र का स्वरूप है राजनीतिक, दूसरा है उदारवादी, तीसरा है सामाजिक और चौथा है आर्थिक। कारण इसका क्या है कि भारत में संविधान के प्रावधानों के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का उल्लेख है उद्देशिका में। इस कारण से हमने लोकतंत्र के 4 स्वरूपों को रखा है। इनमें से राजनीतिक और उदारवादी जो स्वरूप है यह मूल अधिकारों में प्रतिबिंबित होते हैं भाग 3 में, और जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है यह निदेशक तत्वों में शामिल है, ताकि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दे सकें, और यह है भाग 4 में। यह इसी आधार पर यह प्रश्न बनाया गया था। इस कारण से इसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो बहुत साफ साफ लिखा है, प्रस्तावना भाग 3 भाग 4, तो बहुत आसानी से इसका उत्तर होगा अगर हमारे पास संकल्पना अच्छी है तो। दूसरा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं? उत्तर तो इसका 1/3 है। इसके पीछे तर्क यह है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और अनुच्छेद 83(1) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। अब जबकि राज्यसभा पहली बार जब गठित हुई थी तो कुछ सदस्यों के कार्यकाल को घटाकर 2 वर्ष का कर दिया गया था, कुछ के कार्यकाल घटाकर 4 वर्ष किए गए थे, और बाकी के जो कार्यकाल थे वो 6 वर्ष के थे, ताकि हम प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त करके हम वो संख्या बनाए रखें। 1952 में जब राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था तो राज्यसभा के सदस्यों या सांसदों की जो कार्यकाल था उसको घटाने के लिए एक आदेश पारित किया था 1952 में, और उसके तहत कुछ सदस्यों के कार्यकाल को 6 वर्ष से कम करके 2 वर्ष, मतलब 52 से 54। दूसरा, कुछ सदस्यों के कार्यकाल को 52 से लेकर 56 तक, और कुछ के कार्यकाल थे 52 से लेकर 58 तक। इस आधार पर हमने 1/3 सदस्यों के रिटायरमेंट का प्रावधान करके हमने उसकी संख्या को बनाए रखा है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो रहा है यहाँ 1/3, और अनुच्छेद 83(1) के तहत उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो स्वाभाविक है इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्रोटोकॉल में वरीयता क्रम जो भारत का है जिसमें 29 अधिकारी या प्राधिकारी शामिल हैं, तो पहला जो उसमें क्रम में पहला जो स्थान है वो राष्ट्रपति का है और दूसरा स्थान है उपराष्ट्रपति का। कारण यह है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण करता है। हम ये जानते हैं कि यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है या उसका पद भी रिक्त है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को हम राष्ट्रपति के पद पर शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति है वहां
तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करता है। तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान ही हमने इसलिए किया था कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति वहां मौजूद होगा। इसलिए वरीयता क्रम में जो दूसरा स्थान है उसको राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। क्योंकि राष्ट्रपति संसद का भी प्रधान है अनुच्छेद 79 के तहत, इसलिए उपराष्ट्रपति को जब उसका त्यागपत्र मिलता है तो उसकी सूचना वह लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो आपको ध्यान यह रखना है कि अगर यही प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो उत्तर तो उपराष्ट्रपति है, लेकिन अगर उसको ट्विस्ट किया जाए, उसको थोड़ा सा और गहराई में जाया जाए तो यह पूछा जा सकता है कि उस त्यागपत्र की सूचना किसको दी जाती है। तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाता है उपराष्ट्रपति द्वारा। इसमें उत्तर हो गया हमारा उपराष्ट्रपति। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसमें उत्तर है 61वां संशोधन 1989 का। और इसके पीछे तर्क यह था कि हम अधिक से अधिक संख्या में युवा वर्ग को राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करें उनकी। इसी कारण से आयु को घटाया गया था और मैक्सिमम हमने युवा वर्ग को उसमें जोड़ने की कोशिश की थी। तो इसका प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर है 61वां संशोधन 1989। पांचवा प्रश्न है कि भारत के संविधान में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहां कहा गया है? किस प्रावधान में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? यहां पर आपको दो अनुच्छेद याद रखने हैं। 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और 2015 में उच्च न्यायालय है। इसका उत्तर हो गया 215। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में अपील का प्रावधान है उच्चतम न्यायालय में, और अनुच्छेद 152 में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान। अब अभिलेख न्यायालय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूं। अभिलेख न्यायालय उस न्यायालय को कहते हैं जिसके निर्णयों को भविष्य में संदर्भित करने के लिए सुरक्षित रखा जाएगा और जिसे अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। जिस न्यायालय के पास यह दो अभिलक्षण हैं, दो गुण हैं, उस न्यायालय को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 129 डील्स विथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 215 फॉर हाई कोर्ट, दोनों अभिलेख न्यायालय। जनहितवाद की संकल्पना किस देश में उत्पन्न हुई? यह उत्तर है अमेरिका। सबसे पहले जहां से हम न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं तो न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति ही हुई है अमेरिकी राज व्यवस्था में 1947 में, जब कांग्रेस द्वारा बनाए गए एक कानून को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर निरस्त और कर दिया था और संवैधानिक बताकर। यहीं से यह संकल्पना विकसित हुई है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनर्विलोकन न्यायालय कैसे कर सकता है और कैसे अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। तो वहां से इस संकल्पना की उत्पत्ति हुई है 1947 में और धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राष्ट्रों में हुआ और 1970 के दशक के बाद से भारत में उसकी शुरुआत हुई है। एक आपने पढ़ा होगा राज व्यवस्था पढ़ने के दौरान, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 मामले में यह बात कही गई थी सबसे पहले, और भारत में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 मामले में सबसे पहले जनहितवादों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी उच्चतम न्यायालय ने। दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है। न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना की उत्पत्ति कहां से होती है?
इसमें एक ऑप्शन है आपके लिए अनुच्छेद 13(1), दूसरा है 13(2), तीसरा है 14 और चौथा है अनुच्छेद 12। इसमें उत्तर है आपका 13 का खंड 2, जहां यह लिखा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो अधिकारों को छीनती हो या उनका अल्पीकरण करती हो। यहीं से बात उभर कर आती है सामने कि अगर राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया है जो अधिकारों को छीन रहा है या उनका अल्पीकरण कर रहा है, तो उसकी जांच कौन करेगा, उसकी संवैधानिकता का परीक्षण कौन करेगा। तो यहीं से वह संकल्पना विकसित हो रही है न्यायिक पुनर्विलोकन की, जिसको हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। और न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत की थोड़ी सी व्याख्या अगर कर दूं मैं आपके लिए, तो न्यायिक पुनर्विलोकन दो तरह का होता है। एक होता है प्राथमिक और एक है द्वितीय। इसमें कहा जाएगा कि यह विधायिका के कार्यों का पुनर्विलोकन है, कानूनों का पुनर्विलोकन। और यहां कार्यपालिका के कार्यों का पुनर्विलोकन है। और यह संकल्पना उत्पन्न हो रही है अनुच्छेद 13 के खंड 2 से। और यह दो जो स्वरूप हैं इसके, यह न्यायालय ने व्याख्या की है ओम कुमार बनाम भारत संघ 2000 मामले में। दो तरह के न्यायिक पुनर्विलोकन की बात कही गई थी। इसके बाद है, तो यहां इसका उत्तर हो गया 13(2). सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कार्योत्तर विधि या कार्योत्तर कानून है अनुच्छेद 19 खंड 2। संरक्षणात्मक विभेदीकरण है अनुच्छेद 17। विधि का शासन है अनुच्छेद 14। निजता का अधिकार है अनुच्छेद 19। इसमें जो सही उत्तर है वह है विधि का शासन, अनुच्छेद 14। या आपने पढ़ा होगा कि राज्य प्रत्येक नागरिक को या प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह प्रावधान है अनुच्छेद 14 में, जहां से विधि के शासन की संकल्पना विकसित होती है। अब रही बात कि कार्योत्तर कानून क्या है, कार्योत्तर विधि, यह 19(2) की जगह पर अनुच्छेद 20 के खंड 1 से विकसित होती है। निजता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 में शामिल है। और संरक्षणात्मक विभेदीकरण की संकल्पना विकसित होती है अनुच्छेद 15(4) से। ये आपको ध्यान रखना है। कार्योत्तर विधि के बारे में यह कहा जाता है कि ऐसी विधि जिसमें किसी कृत्य को, किसी कार्य को अपराध घोषित किया गया है जो जब किया गया था अपराध नहीं था। अर्थात कार्य हो जाने के बाद जो विधि बनाई जाती है उस कार्य को अपराध घोषित करने वाली, उसी को कार्योत्तर विधि कहते हैं, जिस संकल्पना की उत्पत्ति अनुच्छेद 20 के खंड 1 से होती है। संरक्षणात्मक विभेदीकरण का अर्थ होता है कि जो पिछड़ा वर्ग है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमने एक संकल्पना रखी है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की या एफर्मेटिव एक्शन की। और वहीं से हम उन ऐसे पिछड़े वर्गों को या बहिष्कृत वर्गों को हम सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा में समावेशित करते हैं, जोड़ते हैं। तो उससे संकल्पना की उत्पत्ति हो रही है 15(4) से। निजता का अधिकार आपने पढ़ा होगा के.एस. पुट्टास्वामी 2017 वाले मामले में, जहां यह कहा गया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का जीवन के अधिकार का अनिवार्य तत्व होगा। लेकिन और विधि का शासन है अनुच्छेद 14 में, तो इसका उत्तर है सी या अनुच्छेद 14। भारत के संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है। इसका उत्तर है 14, 19 और 21। यह कहा गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में, यह कहा गया है। और यह स्वर्णिम त्रिभुज है 14, 19 और 21 का। और यह जो स्वर्णिम त्रिभुज है, इसके निर्माण का जो आधार है वह आधार है विधि का शासन, मानवाधिकार
और नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस। तो अगर कहा गया कि त्रिभुज है तो त्रिकोण है यह जो त्रिकोण है, एक कोण का निर्माण हो रहा है विधि के शासन से, दूसरा कोण है मानव अधिकार का और तीसरा कोण है नैसर्गिक न्याय का। इन्हीं आधारों पर मेनका गांधी बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज होगा और अगर 21 का उल्लंघन होता है तो 19 और 14 भी उल्लंघित हो जाते हैं। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर है 14, 19 और 21। इसी तरह समान कार्य के लिए समान वेतन की संकल्पना किन किन अनुच्छेदों को साथ पढ़कर की गई है? इसमें आपका उत्तर है 14, 16 और 39 डी। इसमें तो साफ साफ लिखा है, लेकिन यह चूंकि निदेशक तत्व की बात कह रही है इसलिए 14 और 16 को इसमें हमने जोड़ा है। अब यहां पर ध्यान यह रखना है, यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है 14, 15, 16, 39 डी। अगर कोई यह कहे कि 14, 16, 39 डी अगर है तो उससे बेहतर विकल्प यह होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या इस आधार पर की है। कारण क्या है कि न्यायालय ने कहा कि अगर हमने अनुच्छेद 16 का उल्लेख किया है तो अनुच्छेद 15 इसमें शामिल है ऑलरेडी और 16 वस्तुतः 15 का ही एक्सटेंशन है। 15 तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद रोकता है सामान्य रूप से। 16 की अगर बात करेंगे तो 16 में भी इन्हीं आधारों पर विभेद रोका गया है। एक और उसमें आधार जोड़ा गया है और वह है रेसिडेंस, निवास स्थान। निवास स्थान का उल्लेख अनुच्छेद 15 में नहीं है। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में विभेदीकरण रोका गया है। तो अगर 16 को हमने लिखा है तो 15 के जो विभेदीकरण रोकने वाले आधार हैं वह 16 में ऑलरेडी शामिल हैं। इसलिए जब 16 लिखा है तो 15 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह उत्तर उतना सटीक नहीं होगा जितना यह है इस आधार पर। और दूसरा कि यह चूंकि उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या कर रखी है इसलिए इस पर हमारा कोई संदेह नहीं हो सकता। तो हमारा उत्तर है अनुच्छेद 14, 16 और 39 डी को साथ पढ़कर समान कार्य के लिए समान वेतन की संकल्पना विकसित होती है। छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यह तो वस्तुतः एक तथ्यात्मक प्रश्न है। इसमें नागालैंड शामिल नहीं है बल्कि यहां पर मिजोरम इसमें शामिल है। तो 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244 उसका संवैधानिक आधार है और ये अनुसूची 5 में 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के से संबंधित प्रावधान है और वो 4 राज्य जो हैं वो छठी अनुसूची में शामिल हैं और वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका उल्लेख है छठी अनुसूची में और इनके अलावा जितने राज्य हैं जहां पर भी अनुसूचित क्षेत्र होगा उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। इस आधार पर उत्तर उसका हो गया नागालैंड। विनियोग विधेयक के पारित होने के पूर्व निम्नलिखित में से किसे पारित किया जा सकता है? यह बात आ रही है जैसे अनुपूरक अनुदान है, यह है अनुच्छेद 115 में, प्रत्यानुदान है अनुच्छेद 116 में, लेखानुदान है अनुच्छेद 116 में और अधिक अनुदान है अनुच्छेद 115 में। तो इसमें उत्तर है आपका लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। अधिकतम अवधि इसकी 90 दिनों की होती है। वोट ऑन अकाउंट कहते हैं कि यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है, एप्रोप्रिएशन बिल अनुच्छेद 114 के तहत पारित नहीं हुआ है, इसकी जो संकल्पना है ये अनुच्छेद 114 में है। विनियोग विधेयक ऐसा विधेयक है जिसके पारित होने के बाद सरकार को संचित निधि से धन निकालने का विधिक कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। जब तक कि विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है, यदि सरकार को पैसे की आवश्यकता है तो वह संचित निधि से धन निकालने के लिए एडवांस के तौर पर, अग्रिम के तौर पर धन निकालने के लिए लेखानुदान पारित कर सकती है और जो राशि लेखानुदान से बाहर आएगी उतनी राशि काट कर फिर विनियोग विधेयक से निकाला जाएगा। तो इस आधार पर यह कहा जाएगा कि लेखानुदान पारित किया जा सकता है विनियोग विधेयक के पारित होने के पूर्व। ये जो अनुच्छेद हमने यहाँ लिखे हैं इनको आपको ध्यान में रखना है कि अगर विनियोग विधेयक नहीं पूछकर इनमें से कोई चीज पूछी जाए तो वह हम उत्तर इसका इस आधार पर दे सकते हैं। निम्न में से कौन सी समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? यह है प्राक्कलन समिति, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, रूल्स कमिटी है नियम समिति,
लोक लेखा समिति है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और नैतिक समिति है एथिक्स कमेटी। इसमें हमारा आंसर है लोक लेखा समिति। जो कार्यपालिका पर जो संसद का नियंत्रण है, वित्त का नियंत्रण है, उसी नियंत्रण के दौरान यह प्रावधान किया गया है। और इसमें होता यह है कि लोक लेखा समिति जब सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा करती है तो वह दो बातें देखती है। एक देखती है सरकार द्वारा किए गए व्यय की गुणवत्ता, और व्यय की वैधता। इन्हीं दोनों पर सीएजी की रिपोर्ट होती है और इन्हीं दोनों बातों की समीक्षा करती है वह कि सरकार ने जो व्यय किया था वो कितना क्वालिटेटिव था और कितना लीगली वैलिड था। संविधान की 7वीं अनुसूची में कैसे संशोधन किया जा सकता है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। ये बात कही जा रही है अनुच्छेद 368 की। साधारण बहुमत से यह होता है कि जब नया राज्य कोई गठित होता है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन किया जाता है साधारण बहुमत से। अनुसूची 1 तथा 4 में इससे संशोधन होता है। विशेष बहुमत से संशोधन होता है 368 में। विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से भी होता है 368 में। और प्रभावी बहुमत अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग हैं, जैसे उपराष्ट्रपति को पद से हटाना या राज्यसभा के सभापति को पद से हटाना। अब इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और 7वीं अनुसूची से संबंधित जितने प्रावधान हैं उनमें संशोधन करने के लिए दो बातें होनी चाहिए। वह विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन उसे मिलना चाहिए उसे प्रभावी बनाने के लिए। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा कि 7वीं अनुसूची में अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत भी चाहिए और राज्यों की सहमति भी चाहिए। कितने राज्यों की? तो कम से कम आधे राज्यों। इस आधार पर इसका उत्तर है डी। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करने वाले क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है। राज्यसभा का गठन जहां लिखा गया है वहां है कि उसमें साहित्य है, कला है, समाज सेवा है, 3 बातें हैं, और साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा है, 4 बातें वहां रखी गई हैं। सहकारिता उसमें शामिल नहीं है, तो उसमें शामिल है विज्ञान। तो साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान, ये 4 क्षेत्र हैं जहां से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पर भी मनोनयन होता है और उसमें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तो है ही, एक और उसमें आधार है और वह है सहकारिता। यह विधान परिषद में मनोनयन का एक आधार है, न कि राज्यसभा में। हमारे लिए प्रश्न क्या आ रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन करने वाले क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है सहकारिता। सहकारिता शामिल नहीं है। यह शामिल है विधान परिषद में जब मनोनयन होगा, वहां पर 5 आधार हो गए: साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। निम्नलिखित में से किसे लाभ का पद पदावली को परिभाषित करने की शक्ति है? लाभ का पद जो उल्लिखित है यह है अनुच्छेद 102 के खंड 1 में, और यह सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है कि अगर कोई सांसद है जो लाभ के पद पर आसीन है तो वह अयोग्य हो जाएगा, ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 102 के खंड 1 में। अब लाभ का पद उसमें परिभाषित नहीं है, इसको परिभाषित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है विधि के द्वारा। और अभी जो हमारे पास जो प्रावधान है वह है संसद अयोग्यता निरोधक अधिनियम 2006। यह अधिनियम हमारे पास है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 2006। इसी के तहत संसद ने इसे परिभाषित कर रखा है।
परिभाषित करने का मतलब यह हुआ कि इस अधिनियम में जितने पदों का उल्लेख है वो लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। उस पद पर धारण कर उन पदों को छोड़कर अन्य अगर कोई पद है तो वह लाभ का पद मान लिया जाएगा। इस आधार पर संसद को इसकी परिभाषित करने की शक्ति है। भारतीय संसदीय तंत्र किस पर आधारित है? ब्रिटिश मॉडल, आयरलैंड मॉडल, अमेरिकी मॉडल, जर्मन मॉडल। तो वस्तुतः आयरलैंड का जो मॉडल है वह भी ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित है। जर्मन मॉडल तो दूसरा है और अमेरिकी मॉडल तो राष्ट्रपति मूलक है। इसको कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो भारत का जो तंत्र है वह इसी पर आधारित है, ब्रिटिश मॉडल पर, वेस्टमिंस्टर मॉडल। आयरलैंड का तंत्र भी वेस्टमिंस्टर है। फर्क क्या है कि आयरलैंड के मॉडल को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल का एक अपवाद मानते हैं। क्यों? कि वेस्टमिंस्टर मॉडल या ब्रिटिश मॉडल जो है उसमें संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। अगर एक सदन है कहीं पर, उसका भी निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा। डायरेक्ट इलेक्शन है जैसे लोकसभा है या हाउस ऑफ कॉमन्स है। आयरलैंड में क्या है कि निम्न सदन का जो निर्वाचन है वह भी अप्रत्यक्ष होता है। इसलिए आयरलैंड को ब्रिटिश मॉडल या वेस्टमिंस्टर मॉडल का एक अपवाद मानते हैं। हालांकि बाकी गुण उसके ब्रिटिश मॉडल से मिलते हैं, लेकिन निर्वाचन वहां प्रत्यक्ष नहीं होकर अप्रत्यक्ष होता है। इसलिए आयरलैंड का मॉडल वेस्टमिंस्टर मॉडल होते हुए भी भारत के मॉडल का प्रेरणा स्रोत नहीं है और यह सीधा सीधा ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। उत्तर हो गया ब्रिटिश मॉडल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित, राज्य की संचित निधि पर भारित, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या संसद द्वारा निर्धारित। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जहां तक बात आ रही है, ये कार्य करते हैं राज्य में, इसलिए इनका जो वेतन है, वेतन भारित है राज्य की संचित निधि पर, लेकिन पेंशन भारित है संघ की या भारत की संचित निधि पर, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम के आधार पर। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद जो उन्हें पेंशन मिल रही है वह केंद्र की या भारत की संचित निधि पर भारित है, लेकिन उनका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ये ध्यान रखना है आपको, प्रश्न की भाषा पर गौर करना है कि उनका पेंशन लिखा है या वेतन लिखा है। तो पेंशन अगर पूछा जा रहा है तो वह भारत की संचित निधि पर है, और वेतन अगर पूछा जा रहा है तो वह राज्य की संचित निधि पर है। यहां हमारा प्रश्न है न्यायाधीशों का पेंशन, तो भारत की संचित निधि पर भारित है। निम्नलिखित में से कौन युक्तियुक्त निबंधनों के आधारों में शामिल नहीं है? युक्तियुक्त निबंधन की संकल्पना अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के बीच है। जो हमारी जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19(1) में, उन पर निर्बंधन लगाने के लिए कुछ आधार रखे गए हैं। जैसे यह मानहानि है, न्यायालय की अवमानना है, नैतिकता है, राज्य की सुरक्षा है, भारत की संप्रभुता अखंडता है। ऐसे 8 आधार, अपराध का प्रेरण है, शिष्टाचार है, ऐसे 8 आधारों का उल्लेख है युक्तियुक्त निबंधनों में, लेकिन उनमें स्वास्थ्य शामिल नहीं है। हमारा प्रश्न है कि कौन सा शामिल नहीं है। यहाँ पर 3 तो आपके पास दिए हुए हैं। इसके अलावा जो है मानहानि हो गया, न्यायालय की अवमानना, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा है, लोक व्यवस्था है, भारत की संप्रभुता और अखंडता है, के बाद अपराध का प्रेरण है, किसी को अपराध के लिए प्रेरित करना। इन आधारों पर हम युक्तियुक्त निबंधन लगा सकते हैं, लेकिन उनमें स्वास्थ्य शामिल नहीं है। नए राज्य के निर्माण के बाद संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है? इसमें लिखा है अनुसूची 1 है और अनुसूची 4 है। आपका उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त में से एक से अधिक। यहां उत्तर हो गया ई, क्योंकि 1 में भी संशोधन है और 4 में भी संशोधन है, और यह संशोधन
साधारण बहुमत से होता है। साधारण विधि द्वारा। इसके लिए अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की आवश्यकता, 368 के तहत जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन करना आवश्यक नहीं है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 4 में। तो आपको इसके लिए अनुच्छेद 4 पढ़ने की जरूरत है और यह देखा जाएगा कि एक साधारण विधि से उसका संशोधन हो सकता है। अनुसूची 1 में नए राज्य का नाम लिखा जाएगा और अनुसूची 4 में वहां से राज्यसभा की सीटों की संख्या लिखी जाएगी। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में शामिल है? तो भाग 2 में तो नागरिकता है, भाग 3 में अधिकार है, मूल अधिकार, इसमें मूल कर्तव्य है और इसमें विधायिका है। तो मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 ए की, इसमें पर्यावरण और वन की सुरक्षा का प्रावधान है। हमारा उत्तर तो यह हो गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भाग 4 में भी अनुच्छेद 48 ए में राज्य के निदेशक तत्व में भी पर्यावरण से संबंधित प्रावधान है। भविष्य के प्रश्न के लिए आपको ध्यान। जहां तक अधिकारों का प्रश्न है, अधिकारों में अनुच्छेद 21 के अर्थ में शामिल है स्वच्छ पर्यावरण। प्राण शब्द के अर्थ में शामिल है स्वच्छ पर्यावरण, जिसकी व्याख्या की गई थी मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में। और यह कहा था न्यायालय ने कि प्राण शब्द के अर्थ में शिक्षा, मानव की गरिमा, स्वास्थ्य एवं पोषण और स्वच्छ पर्यावरण शामिल होगा। तो भाग 3 में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण शब्द के अर्थ में शामिल है वह। भाग 4 में अनुच्छेद 48 ए के तहत राज्य की निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व में शामिल है और मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 ए जी के तहत नागरिकों का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण और वन्य जीवन की सुरक्षा करे। भाग 4 ए हमारा इसका उत्तर है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अधिसूचना कौन जारी करता है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अधिसूचना जारी करे 2 कारणों से। राष्ट्रपति अनुच्छेद 79 में संसद का प्रधान है और राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष भी है। इसलिए जब संसद के दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध हो जाए तो उसकी बैठक की अधिसूचना जारी करने की शक्ति या तो उसके प्रधान को मिलनी चाहिए या भारत के राष्ट्राध्यक्ष को मिलनी चाहिए। दोनों की भूमिकाओं में राष्ट्रपति ही काम करता है, इसलिए यह शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी गई है। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 118(4) में यह लिखा गया है कि इसकी अध्यक्षता का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होगा, लेकिन अधिसूचना जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की। हमारा उत्तर हो गया ए। राज्यसभा कितने दिनों के लिए धन विधेयक रोक सकती है? इसमें उत्तर है 14 दिन। रीजन क्या है? अगर हम देखें अनुच्छेद 109(1) कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किए जाएंगे। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। कारण उसका यह है कि भारत में जो वित्त की शक्ति है वह प्राथमिक रूप से संघ के पास है और राज्यों को वित्त की स्वायत्तता दी गई है, न कि उनको पूरी तरह वित्तीय स्वतंत्रता है। इसलिए स्वायत्तता को बनाए रखते हुए हमने 14 दिनों की अवधि राज्यसभा के लिए निर्धारित की है कि राज्यसभा में धन विधेयक पर अनुशंसा करने की शक्ति तो है, उसको खारिज करने की शक्ति नहीं है या गतिरोध हो जाए ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो धन विधेयक पर संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जाती और राज्यसभा को वित्तीय स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए 14 दिनों तक उसको रोकने की शक्ति है और उस पर वह अनुशंसा कर सकती है। लेकिन यदि 14 दिनों में उसने वापस नहीं किया उसको, तो यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से वह धन विधेयक पारित हो गया है। तो यह कहा जाएगा कि 14 दिनों तक रोकने के लिए हमने आधार लिया है कि राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता है, न कि वित्तीय स्वतंत्रता। इसलिए वह 14 दिनों की अधिकतम अवधि में अनुशंसा तक कर सकती है।
किस संशोधन अधिनियम द्वारा कैबिनेट शब्द डाला गया था? यहां पर मिस्टेक हो गया, इसको देखें। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड कैबिनेट वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352? अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? यह आपको ध्यान रखना है, 44वां संशोधन। कारण क्या था कि 44वें संशोधन के पहले 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था तो तीन जो आधार अनुच्छेद 352 में थे वह है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा या आंतरिक अशांति था। और ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन सरकार ने आंतरिक अशांति पर जो आपातकाल की उद्घोषणा की थी वह स्वेच्छाचारी थी और एक तरीके से लोकतंत्र के विरुद्ध थी। उस समस्या के समाधान के लिए, ताकि भविष्य में कोई सरकार ऐसा नहीं कर सके, हमने संशोधन किया 352 में और आंतरिक अशांति के जगह पर हमने सशस्त्र विद्रोह शब्दावली का प्रयोग किया और साथ साथ यह भी उसमें लिख दिया कैबिनेट शब्द जोड़कर कि कैबिनेट का लिखित परामर्श अनिवार्य होगा आपातकाल की उद्घोषणा के लिए। यह कहा जाएगा कि 44वें संशोधन 1978 द्वारा यह शब्द जोड़ा गया है 352 में और कैबिनेट के लिखित परामर्श को अनिवार्य बनाया गया है आपातकाल की उद्घोषणा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग तो है ही अनुच्छेद 280 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है अनुच्छेद 338 में, अनुसूचित जनजाति आयोग है अनुच्छेद 338 ए में, 89 में संशोधन 2003 से हमने इसको अलग किया था, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधि के तहत है। यह हमारा उत्तर है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है और यह कानूनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। मानवाधिकार सुरक्षा कानून 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो चूंकि भारत का राष्ट्रपति उसका राष्ट्राध्यक्ष है और वही कार्यपालिका प्रधान भी है, इसलिए यह अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने वाले आधार में कौन शामिल है? साबित कदाचार तो है, 124(4) का अनुच्छेद है। 124(4) में न्यायाधीश को पद से हटाने वाली प्रक्रिया उल्लिखित है, जिसमें साबित कदाचार और दूसरा है अक्षमता। ये हो गया प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यहां लिखा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और एक है इनकैपेसिटी। यही दो आधार हैं। संविधान का उल्लंघन नहीं है इसमें, आपराधिक कृत्य भी नहीं है, अधिकारिता का अतिक्रमण भी नहीं है। लिखा है कौन शामिल है, तो हमारा उत्तर हो गया साबित कदाचार। जीएसटी परिषद में निर्णय लेने के लिए आवश्यक बहुमत क्या है? जीएसटी परिषद को हमने जोड़ा था, 101वां संशोधन है 2016 का, और इससे हमने जोड़ा अनुच्छेद 279A। इसमें हमने डाला है जीएसटी परिषद, और इसके लिए बहुमत की जो जहां तक बात है वह है 3/4। 3/4 में 1/3 है संघ की और 2/3 है राज्यों की। तो कुल मिलाकर 3/4 बहुमत चाहिए जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय लेने के लिए। ये ध्यान रखना है आपको। नागरिकता प्रदान करने के विषय पर निम्नलिखित में से किसका निर्णय अंतिम होगा? द डिसीजन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनल ऑन द इश्यू ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप। इसमें आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार, नागरिकता संबंधी निर्णय लेने की शक्ति, अंतिम शक्ति केंद्र सरकार की है, और जिस प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार जांच करके यह निर्णय लेती है, उस प्रक्रिया की जो प्रकृति है वह अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल। कहा जाएगा कि केंद्र सरकार अपने अर्ध न्यायिक कृत्य द्वारा जांच करके नागरिकता से संबंधित विषय पर अंतिम निर्णय लेती है और उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। उच्चतम न्यायालय अपनी किस अधिकारिता का प्रयोग कर राज्य राज्य विवादों का समाधान करता है? यह कहा जाता है राज्य राज्य विवादों का समाधान किसी भी न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से होता है,
आरंभिक अधिकारिता का मतलब होता है कि कोई एक मामला है, कोई एक केस है जो पहली बार उस न्यायालय में लाया जाएगा, फर्स्ट टाइम। तो इसकी अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 132 से 136 है, परामर्शी 143 है, आरंभिक 131 है और रिट 32 और 139 है। ये अनुच्छेद हमें ध्यान में रखने हैं। तो हमारा उत्तर है यहाँ कि संघ राज्य या राज्य राज्य विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय अपनी आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करके करता है। केवल एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यह अधिकारिता अंतरराज्यीय जल विवादों पर लागू नहीं होती। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता अंतरराज्यीय जल विवादों पर लागू नहीं होती। किस संशोधन अधिनियम द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? पहला संशोधन अधिनियम है, फर्स्ट 1951 में। इससे हमने जोड़ा था अनुच्छेद 31A, 31B और नवी अनुसूची, और इसमें हमने रखा था भूमि सुधार के कानून। हमने 31A में कहा था कि राज्य अगर चाहे तो सार्वजनिक हित के लिए किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है और भूमि सुधार के लिए, और 31B में यह कहा कि जो भूमि सुधार से संबंधित विधियां होंगी उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। और उन कानूनों को रखने के लिए हमने नवी अनुसूची जोड़ी थी उसमें। तो हमारा उत्तर यह हो गया कि पहले संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 31A, 31B और नवी अनुसूची जोड़कर भूमि सुधार संबंधी प्रावधानों को संवैधानिक आधार दिया गया है और नवी अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून रखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिवास में परिवर्तन के लिए पात्र है? Who among the following is entitled to change the domicile? इसमें एक ही उत्तर है विधवा। आपको ध्यान में रखना है कुछ बातें कि अधिवास स्थायी निवास है, परमानेंट रेसिडेंस है, और यह उसका मूल तत्व है अधिवास का। अधिवास और निवास स्थान में अंतर क्या होता है रेसिडेंस और डोमिसाइल में? कि रेसिडेंस का मतलब है कि वह स्थायी नहीं भी हो सकता, लेकिन अधिवास में उसका स्थायी होना अनिवार्य है और उस स्थायी निवास में अनिश्चित काल तक रहने की मंशा होनी चाहिए और यह अनिश्चित काल मृत्यु तक माना जाता है। तो न्यायालय यह कहता है कि अधिवास के दो अभिलक्षण हैं। पहला अभिलक्षण है कि उसका निवास स्थायी होना चाहिए और दूसरा है कि वहां अनिश्चित काल तक रहने की मंशा होनी चाहिए। स्थायी निवास किसी व्यक्ति का तभी होगा जब वह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो अविवाहित महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, विवाहित महिलाएं भी स्वतंत्र नहीं है, परिवार में माता भी स्वतंत्र नहीं है। क्यों? अविवाहित बालिकाओं का जो अधिवास है वह उनके पिता का अधिवास होता है, विवाहित महिलाओं का अधिवास उनके पति का अधिवास है, और परिवार में माता का अधिवास है। इसका मतलब कि जो पिता की पत्नी है वह, इसलिए पिता हमारे पिता या उनके पति का अधिवास होगा। केवल विधवाएं ऐसे व्यक्तियों के समूह में आती हैं जो स्वतंत्र हैं न्यायालय के हिसाब से। अतः विधवाओं को यह छूट है कि वह अपने अधिवास का परिवर्तन कर सकती हैं। निम्न में से किस आधार पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार निर्बंधित नहीं किया जा सकता है? आपको देखना है इसमें अनुच्छेद 25(1), जिसमें बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है स्पष्ट रूप से कि प्रत्येक व्यक्ति को किस आधार पर धर्म की स्वतंत्रता दी जाएगी। तो लिखा है लोक व्यवस्था, सदाचार और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए। यह जो धर्म की स्वतंत्रता है वह प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होगी। तो अनुच्छेद 25(1) में लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता, ये तीन आधार हैं स्पष्ट रूप से लिखे हुए। चौथा आधार मानहानि नहीं है। इसमें मानहानि लिखा गया है युक्ति युक्त निर्बंधन में। भी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मौलिक स्वतंत्रताओं पर जो 8 आधारों पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं उसमें मानहानि है, डिफेमेशन है। लेकिन यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर 3 ही आधार हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 25(1) में है, और वह है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? किस आधार पर निर्बंधित नहीं किया जा सकता? उत्तर है हमारा मानहानि या डिफेमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता?
इसमें लिखा है 20 और 21, यह हमारा उत्तर है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 359, और यह जो प्रावधान है यह 44वें संशोधन 1978 से किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन होगा आपातकाल के दौरान। इसके बाद निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का दादरा और नागर हवेली में विलय कर दिया गया है? 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव का विलय कर दिया है हमने दादरा और नागर हवेली में। दमन और दीव जो था वो पुर्तगालियों के शासन में रहा था 1520 के दशक से लेकर 1961 तक। 1961 में आकर हमने सबसे पहले उसको अपने क्षेत्र में मिलाया और वहां से फिर हमने उसको संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया। 19 दिसंबर 1961 को भारत ने युद्ध करके जीता था इस क्षेत्र को और पुर्तगालियों से, और वह हमारा संघ शासित क्षेत्र बना। दूसरी तरफ जो दादरा और नागर हवेली है, यह 1961 में फिर से भारतीय सेना ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी और किया था, और 1974 में पुर्तगाल ने भारत की संप्रभुता को मान्यता दी थी उस पर, दादरा और नागर हवेली पर। और एक कानून बनाकर 2019 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम था दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019। दादरा नागर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ शासित क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019, और 26 जनवरी 2020 से जब यह अधिनियम प्रभावी हुआ तब से इनका विलय कर दिया गया है। इसमें ध्यान आपको यह रखना है कि विलय के बाद भी बॉम्बे उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है इस पर, बॉम्बे हाईकोर्ट का ही क्षेत्र इस पर काम करता है, और इसी आधार पर वह कार्य कर रहा है। और यहां से 2 सांसद लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, एक दादरा और नागर हवेली से और एक दमन और दीव से। तो 2 सांसदों वाला क्षेत्र है, बॉम्बे उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है इस पर। 26 जनवरी 2020 से दमन दीव का उसमें विलय कर दिया गया है। यह इस प्रश्न के संबंध में हम जानकारी रख सकते हैं। किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं है? जम्मू कश्मीर में है ही, यह तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लद्दाख जो 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बनाया हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ शासित क्षेत्र, उसमें लद्दाख के क्षेत्र में विधानसभा का प्रावधान नहीं है। बाकी पुडुचेरी या दिल्ली और जम्मू कश्मीर तीनों में विधानसभाएं बनाई हुई हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा था? यह उत्तर है हमारा अनुच्छेद 32। कारण क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि हालांकि हमने अधिकार दे रखे हैं और 14 से लेकर 31 तक जो अधिकार हमारे पास थे वो अधिकार हमें मिले हुए हैं, लेकिन यदि अधिकारों को लागू नहीं किया जाए तो उन अधिकारों का कोई औचित्य नहीं रहता। और लागू करने के लिए अगर व्यक्तियों को, नागरिकों को हमने न्यायालय में जाने की या न्यायालय से न्याय की याचना करने की शक्ति नहीं दी तो वो अधिकार केवल सूचना मात्र और आदर्शवादी बनकर रह जाएंगे और उनका औचित्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए हृदय और आत्मा अगर शरीर में काम नहीं कर रही तो वह शरीर निर्जीव के रूप में दिखाई देगा हमें, और वह निर्जीव हो जाएगा। इसलिए जीवंतता प्रदान करने के लिए, अधिकारों को जीवंतता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 32 में उनके प्रवर्तन का उल्लेख किया गया है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 32 उसका हृदय और उसकी आत्मा दोनों है। फिर एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष है, यह आपने पढ़ा भी होगा। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को राज्यों में परिवर्तन के लिए असंवैधानिक घोषित किया गया है? अभी हाल फिलहाल यह सूचना आई है, करंट की बात है, और यह है 97वां अधिनियम संशोधन 2011 का। इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि राज्य से संबंधित कोई भी प्रावधान होगा
उसमें संशोधन करने के लिए हमें दो बातें चाहिए। एक है कि विशेष बहुमत से वह विधेयक पारित होना चाहिए, और दूसरा कि कम से कम आधे राज्यों का समर्थन उसे मिलना चाहिए। 97वें संशोधन अधिनियम से हमने भाग 9B जोड़ा था और अनुच्छेद 19(1)C में संशोधन किया था और अनुच्छेद 43B जोड़ा था, और यह सब सहकारी समितियों से संबंधित है। सरकार ने, उच्चतम न्यायालय ने भी हाल ही में कहा कि यह संशोधन अधिनियम असंवैधानिक होगा। क्यों? कि हालांकि इसे विशेष बहुमत से पारित किया गया था, लेकिन इसको लागू करने के पूर्व हमने आधे राज्यों का समर्थन प्राप्त नहीं किया। इसलिए इसमें जो दो प्रावधान अलग अलग हैं, एक प्रावधान है तो इस रूप में देखें कि 97वें संशोधन के प्रावधान दो जगहों पर लागू होते हैं। एक बहुराज्यीय सहकारी समितियों पर और दूसरा राज्य स्तरीय सहकारी समितियों। तो न्यायालय ने कहा कि राज्य स्तरीय सहकारी समितियों पर यह लागू नहीं होगा, क्योंकि इसको लागू करने के पूर्व हमने कम से कम आधे राज्यों का समर्थन नहीं लिया था, और केवल यह प्रावधान बहुराज्यीय सहकारी समितियों पर ही प्रभावी होगा। इस आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। इसके बाद प्रश्न है कि संविधान में अल्पसंख्यकों की पहचान करने वाले आधारों में कौन शामिल नहीं है। अनुच्छेद 29(1) से निकाला गया प्रश्न है यह, और उसमें भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, जनसंख्या नहीं है। तो हमारा उत्तर हो गया जनसंख्या। स्पष्ट रूप से आधार उल्लिखित है, यह आपको याद रखने की जरूरत है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से उत्पन्न होती है? अनुच्छेद 19 है, खासतौर से अनुच्छेद 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अर्थ में शामिल है प्रेस की स्वतंत्रता। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है अनुच्छेद 55 में, जिसमें साफ साफ लिखा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, जिसमें दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी हैं, इतने ही शामिल होते हैं, 3। राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। तो हमारा उत्तर यह है, केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन का अर्थ होता है कि भारत एक गणराज्य है। इसलिए केवल प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, जो निर्वाचित हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से, वो अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, तभी गणराज्य की जो मूल भावना है वह सुरक्षित रहती है। विधि के किसी प्रश्न पर निम्नलिखित में से किसे उच्चतम न्यायालय से राय मांगने का अधिकार है? वह है राष्ट्रपति, और इसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है, अनुच्छेद 143, जिसमें उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता दी गई है। निम्न में से किस विषय को 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? ये तो आपको ध्यान रखना है, शिक्षा है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहां भी है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा को कितनी अवधि में संसद से स्वीकृति मिलनी चाहिए? अनुच्छेद 360 है, स्पष्ट रूप से उल्लिखित है 2 माह। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुछ विषयों को बहस के बिना पारित किया जाता है? साधारण समापन है, यहां लिखा है सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट या खंडवार समापन, कंगारू क्लोजर और गिलोटिन। यह जो प्रस्ताव है, यह साधारण समापन का मतलब होता है कि कोई भी सदस्य यह कहे अध्यक्ष से कि एनफ डिस्कशन हैज टेकन प्लेस, इस मुद्दे पर, इस विषय पर, इस विधि पर, विधेयक पर पर्याप्त चर्चा हो गई है, इसलिए इस चर्चा को समाप्त किया जाए। इसको कहा जाएगा साधारण समापन। खंडवार समापन का अर्थ होता है कि हमने, अगर मान लिया किसी प्रस्ताव में, किसी विधेयक में 100 बातें रखी गई हैं, तो हमने उसके 10 समूह बनाए।
और एक समूह में 10 बातें रखी गई हैं और समूहों पर चर्चा कर ली है हमने। तो खंड बना बनाकर उस पर चर्चा की है, यह खंडवार समापन है। कंगारू समापन यह होता है कि मान लिया इसमें 100 बातें रखी गई हैं और अध्यक्ष ने यह कहा कि पहले 25 बातों पर चर्चा की जाएगी, फिर 26 से लेकर 35 तक नहीं की जाएगी, फिर 36 से लेकर 50 तक की जाएगी, फिर 51 से लेकर 100 तक नहीं की जाएगी। तो जंप करेगा, एक एक कुछ कुछ बातों को छोड़कर अन्य बातों पर चर्चा करने का अधिकार देगा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी, उसको कहते हैं कंगारू समापन। और गिलोटिन कहते हैं उस समापन को कि जो हमारे पास लिखा है कि मान लिया अगर 25 दिन तय की गई है बजट पर चर्चा करने के लिए और 25वें दिन अगर ऐसी बात है कि जिस पर चर्चा नहीं करके हम सीधे मतदान से पारित कर ले, उस तरह के प्रस्ताव को कहते हैं गिलोटिन। वह लिखा है किसके द्वारा कुछ विषयों को बहस के बिना पारित किया जाता है, दैट इज गिलोटिन। कौन सी समिति केवल लोकसभा में गठित होती है? लोक लेखा समिति तो संयुक्त समिति है 22 सदस्यों वाली, 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के। नैतिक समिति दोनों सदनों में अलग अलग गठित होती है। विशेषाधिकार समिति भी दोनों सदनों में अलग अलग गठित होती है। प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर है प्राक्कलन समिति। किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग गठित किया गया था? संथानम समिति थी भ्रष्टाचार पर 1964 में, और इसी आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 91वां संशोधन है 91st अमेंडमेंट 2003, और इसमें लिखा है कि उसका आकार अधिकतम लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। निम्न में से किस संस्थान को संविधान के अनुसार पूर्ण न्याय देने की शक्ति है? और वह है उच्चतम न्यायालय। इसका स्पष्ट उल्लेख है अनुच्छेद 142 में, और आपको ध्यान होगा यही अनुच्छेद 142 हाल के वर्षों में न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को समझ सकते हैं। अगली कक्षा में फिर हम लोग इसके आगे प्रश्नों पर बात करेंगे। धन्यवाद।